नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए सुगंधा का स्पर्श। गीतेश के दो ही शौक थे, एक दिन में पेंटिंग बनाना और दूसरा रात को मशहूर कहानीकारों की कहानियां पढ़ना। तुलिका और कैनवास से उसका गहरा रिश्ता था। चित्रकारी का जुनून गीतेश को इस हद तक था कि जब तक उसकी बनाई तस्वीर पूरी नहीं हो जाती तब तक वह कमरे में ही कैद रहता। पिछले 20 सालों में उसने न जाने कितनी तस्वीरें बनाई। उसके कमरे में जिधर देखो उधर पेंटिंग ही नजर आती। पेंटिंग क्या, जीवंत तस्वीरें कहो। ध्यान से देखने पर ऐसा प्रतीत होता जैसे उसकी हर पेंटिंग कुछ न कुछ कह रही हो। ऐसा लगता जैसे इंसानी वजूदों को कैनवास में उकेर कर दीवारों में चस्पा कर दिया हो। बड़े बड़े मशहूर चित्रकार गीतेश की चित्रकारी की तारीफ करते और उसको अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाने और खुद की आर्ट गैलरी बनाने को कहते, पर गीतेश हंसकर सबकी बात टाल जाता और कहता, मैं पेंटिंग अपने शौक के लिए बनाता हूँ, न कि आर्ट गैलरियों में लटकाने के लिए। दुनिया गीतेश की बनाई पेंटिंग की तारीफ करती, पर होना महज वक्त को जाया करना था, जिसका गीतेश को बेहद अफसोस था। यही वजह थी कि गीतेश और प्रिया के रिश्ते के मध्य खुदी अलगाववाद की खाई और गहरी होती जा रही थी। जमाने के सामने तो गीतेश और प्रिया पति पत्नी थे, पर घर के अंदर अजनबियों की तरह रहते। प्रिया ने गीतेश को कभी पति का दर्जा दिया ही नहीं था, क्योंकि उसके सपनों का सौदागर रंगों में सना रहने वाला गीतेश नहीं, एक ऐसा इंसान था जो बड़े बड़े बिजनेस प्लान करता, बड़े बड़े होटलों में ठहरता, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता, जहाजों में उड़ता, जिसके साथ प्रिया ऐशो आराम की जिंदगी जीती। पर परिवार की मान मर्यादा ने उसकी पसंद और ख्वाहिशों को गीतेश जैसे नीरस और बोरिंग इंसान के घर लापटका। सबको यह मालूम था कि प्रिया बांझ है, इसलिए वह शादी के 20 साल बाद भी मां नहीं बन पाई। पर यह बात तो गीतेश ही जानता था कि प्रिया और उसके मध्य पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता रहा ही नहीं, तो प्रिया मां कैसे बनती। लेकिन गीतेश ने भी कभी प्रिया को यह सब करने के लिए बाध्य नहीं किया, न ही उसने कभी कोई शिकवा या शिकायत की, क्योंकि वह हर हाल में प्रिया को खुश देखना चाहता था। गीतेश को पूरा यकीन था कि उम्र के इस पड़ाव पर एक बार प्रिया को अपने व्यवहार पर पछतावा जरूर होगा। वह उसके करीब आएगी और अपने किए पर शर्मिंदा होकर उससे माफी मांगेगी, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। गीतेश की जो रातें कभी प्रिया के इंतजार में गुजरती थी, वह रातें अब कहानीकारों की किताबों के पन्नों में गुजरने लगी। गीतेश ने अब प्रिया का इंतजार करना छोड़ दिया। अब दोनों के बीच मात्र औपचारिकता ही रह गई थी, उसमें भी प्रिया का ही हुकूमत चलती थी। प्रिया के साथ साथ गीतेश का अपनी पेंटिंग से भी मोह भंग होने लगा था, क्योंकि जिस प्रिया के लिए गीतेश ने रंगों की दुनिया सजाई थी, उसे अब वही दुनिया बदरंग सी नजर आने लगी थी। इसलिए वह अब खुद में टूटने लगा था, और इससे पहले कि गीतेश पूरी तरह टूट कर बिखरता, सुगंधा ने आकर उसको समेट लिया। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे मैं दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी में आकर खड़ी हो गई हूँ। काश इन जीवंत हंसती बोलती और मुस्कुराती तस्वीरों के बीच मेरी भी एक तस्वीर होती तो कितना अच्छा होता। सुगंधा ने गीतेश के कमरे में लटकी तस्वीरों को देखते हुए कहा, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। ओह सॉरी गीतेश, मैं तुम लोगों का परिचय करवाना भूल गया। गीतेश, यह सुगंधा जी हैं, इस शहर की जानी मानी कहानीकार। गीतेश के दोस्त कबीर ने कहा। ओह, तो आप ही है सुगंधा, बहुत अच्छा लिखती हैं आप। यह देखिए, आप ही का कहानी संग्रह बर्फ के अंगारे पढ़ रहा हूँ। गीतेश ने मेज पर रखी किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसका मतलब आपको पढ़ने का भी शौक है। हाँ, एक बात कहूँ सुगंधा जी, हम दोनों का शौक एक सा ही है। आप शब्दों से किसी की जिंदगी को तराशती हैं, तो मैं रंगों से। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे तो कबीर का एहसानमंद होना चाहिए, जिसने मुझे आप जैसे महान चित्रकार से मिलवाया।
बिल्कुल, कबीर का आसान मन तो मुझे भी होना चाहिए। गीतेश, तुम लोग बातें करो, मेरा एक जरूरी फोन आ रहा है, मैं निकल रहा हूँ, कबीर ने कहा। फोन आ रहा है या फिर तुम हम दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहते हो? सुगंधा ने मजाकिया लहजे में कहा। तो तीनों ठहाका मारकर हंसने लगे। हंसते हंसते कबीर बोला, ऐसा ही समझ लीजिए, फिलहाल तो मुझे जाने दीजिए। रुको कबीर, मैं भी तुम्हारे साथ ही चल रही हूँ, मुझे भी एक जरूरी काम याद आ रहा है, मैं गीतेश जी से बाद में आराम से मिलती हूँ। ठीक गीतेश जी, अभी चलती हूँ, फिर आऊंगी आपसे अपनी तस्वीर बनवाने के लिए। बनाओगे ना मेरी तस्वीर? क्यों नहीं, जरूर बनाऊंगा। भले ही सुगंधा उम्र के 47वें साल से होकर गुजर रही थी और उसके सिर के बाल पक कर सफेद होने लगे थे, पर उसकी चंचल आंखों की शरारत, चेहरे की मुस्कुराहट उसको 40 के पास ही रोके हुए थी। उसका फूल सा हंसता मुस्कुराता चेहरा गीतेश की आंखों से निकल नहीं रहा था। उसकी बड़ी बड़ी काली कजराली आंखें, होठों को छूती पतली नुकीली नाक, पतले पतले गुलाब की पंखुड़ियों, सरीखे गुलाबी होठ, गोरा चिटा रंग, सुराही सरीखी पतली और लंबी गर्दन, पतले दुबले किंतु सुडौल जिस्म पर लिपटा लाल रंग की साड़ी उसके सौंदर्य को और निखार रही थी। इससे भी ज्यादा सुगंधा की जो चीज गीतेश को प्रभावित कर रही थी वह था सुगंधा का बेबाकपन। लेस मात्र सुगंधा के अंदर बनावटीपन नहीं था, यही तो सब चाहिए था। गीतेश को अपने दोस्त कबीर का भी शुक्रिया अदा किया, क्योंकि कबीर ने ही उसको सुगंधा से मिलवाया था। जब से गीतेश सुगंधा जी से मिला था वह नहीं रह पा रहा था। प्रिया उसके जहन से निकल रही थी और सुगंधा उसके दिल में उतर रही थी। इसलिए नहीं कि सुगंधा खूबसूरत थी, बेबाक थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह प्रिया जैसी नकचड़ी और बदमिजाज नहीं थी। किसी की भी बात पर खिलखिलाकर हंस देना उसकी आदत थी। इससे भी बड़ी खूबी सुगंधा के अंदर यह थी कि वह उसके फन की कद्रदान थी। अचानक एक दिन गीतेश के पास सुगंधा का फोन आया कि आज उसका मूड अच्छा है, क्या वह उसकी तस्वीर बना सकता है। गीतेश ने बिना देर किए उसको बुला लिया। दोनों के मध्य औपचारिक बातें हुई और गीतेश ने उसे अपने सामने बैठाकर उसकी तस्वीर बनानी शुरू कर दी। उस पूरे दिन सुगंधा गीतेश के साथ ही रहा। इस बीच दोनों ने एक दूसरे को समझा और जाना। रात काफी हो चुकी थी। गीतेश अपने कमरे में अकेला बैठा सुगंधा की उस तस्वीर को टकटकी लगातार देख रहा था, जिसे उसने पूरे 15 दिनों में बनाकर तैयार किया था। देखते देखते गीतेश सुगंधा की तस्वीर से बात करने लगा। सुनो, आखिर आज मैंने तुम्हारी तस्वीर को पूरा कर ही दिया। पता है, तुम्हारे चेहरे ने रंगों को इस कदर सोखा जैसे वह बरसों से प्यासा हो, और तुम्हारी झील सी गहरी आंखें कितनी कुछ कहना चाह रही हैं, पर मौन है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जानती हो सुगंधा, तुम्हारी आंखों से छूते ही ब्रश ने मुझसे क्या कहा? कहा, कैसे ठहर पाओगे तुम इन आंखों में? मैंने कहा, हाँ यह सच है, मैं इन आंखों में नहीं झांक पा रहा हूँ, इसलिए मैंने अपनी आंखें मूंद ली है। तुम्हारे गालों का गुलाबी रंग न जाने कैसे सुर्ख हो गया। मेरा साहस कैनवास और मेरे दिल के बीच सूखे पत्ते की तरह थर थर कांप रहा है। बेशक मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा हूँ, पर डरता हूँ अपनी मोहब्बत को जमाने के सामने लाने से। फिर सोचता हूँ कब तक अपनी मोहब्बत को कैद करके रखूंगा अपने दिल में। कभी यह सोचकर डर जाता हूँ कभी तुम मेरी मोहब्बत को ठुकरा न दो। नहीं नहीं सुगंधा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, तुमसे दूर जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। वैसे देखा जाए तो मैंने तुम्हें पाया भी कब है? नहीं, मेरा यह कहना भी गलत होगा। अगर पाया न होता तो मेरे अंदर तुम्हारे लिए यह कसक, तड़प और बेचैनी न होती। तुम हर समय मेरे ख्यालों में रहने लगी हो सुगंधा। बिना दस्तक दिए तुम सीधे मेरे दिल में उतर आई हो। मेरी एक बात ध्यान से सुनो सुगंधा, तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। जीवन में एक आखिरी दिनों में तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सुगंधा, मैं अपनी अधूरी और बेनूर जिंदगी को तुम्हारे नूर से आबाद करना चाहता हूँ, तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, तुमसे जी भर के बातें करना चाहता हूँ जो तुमसे कभी नहीं कह पाया, वह कहना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ हंसना मुस्कुराना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी कहानियों का हिस्सा बनना चाहता हूँ सुगंधा। कहना तो तुम भी यही चाहती हो सुगंधा, पर कहने से घबराती हो। लेकिन एक दिन तुम्हें मेरी मोहब्बत इस कदर बेचैन कर देगी कि तुम्हें कहना पड़ेगा कि हाँ, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो।
गीतेश ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। रात के 3 बज रहे थे। गीतेश ने सुगंधा की तस्वीर बोलना बंद किया और सोने की कोशिश करने लगा। सूरज की पहली किरण के साथ ही वह सोकर उठ गया और सोचने लगा, आज सब कुछ नया नया सा लग रहा है। उसके जहन में सुगंधा की तस्वीर उभर आई। रात उसकी तस्वीर से जो बातें हुई सब उसे याद आने लगी। उसका मन सुगंधा से उससे मिलने के लिए मचल उठा और वह सुगंधा से मिलने के लिए चल पड़ा। वह तैयार होकर घर से निकला ही था कि पीछे से प्रिया ने आवाज लगाई, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो, वह भी कुछ खाए बगैर। आवाज सुनकर गीतेश का मूड खराब हो गया, पर उसने प्रिया से मुंहजोरी करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप घर से निकल गया। चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ देवदार के लंबे घने वृक्षों के बीच सुनसान सा दिखने वाला सुगंधा का बंगला देखकर ऐसा प्रतीत होता जैसे वह मुद्दतों से खाली पड़ा हो। गाड़ी से उतरकर गीतेश ने एक बार माहौल का जायजा लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चलते चलते अचानक वह ठिठक कर रुक गया और सोचने लगा, यह मुझे क्या हो रहा है, मेरे पाँव मेरे साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। दिल को जरा भी लिहाज नहीं रहा उम्र का। कितना बार आ चुका हूँ तुम्हारे पास, कभी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा, पर आज क्या हो रहा है मुझे, क्यों मैं तुम्हारे आगोश में खो जाना चाहता हूँ। आओ गीतेश, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सुगंधा की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी और वह धड़कते दिल से सुगंधा के साथ अंदर गया। सीली सीली सी सुगंधा सफेद और नीले रंग की सलवार और कमीज में बहुत खूबसूरत लग रही थी। गोल चूड़ी के आकार के इयररिंग उसके खुले बालों के बीच से आधे आधे झांक रहे थे। कंधे पर झूलते बालों को सुगंधा ने उठाकर जूड़ा बना लिया। गीतेश, तुम्हें तो मुझसे मिलने की फुर्सत ही नहीं है। अगर मैं न बुलाऊं तो तुम्हें कभी मेरी याद ही न आए। अपनी तस्वीरों के संग रहते रहते बाहर की दुनिया को भूले रहते हो, शिकायती अंदाज में सुगंधा ने कहा। कम से कम तुम तो ऐसे मत कहो सुगंधा। क्यों क्यों न कहूं? अच्छा ठीक है, कर लो गुस्सा जी भर के। सुगंधा ने मुस्कुराकर अपने गुस्से को खत्म किया। उसकी मुस्कुराहट को आज पहली बार गीतेश ने ध्यान से देखा था। उफ, कितनी सुंदर लगती हो तुम सादगी में भी। कहाँ खो गए गीतेश? कहीं नहीं। सुगंधा के सवाल से सकपका गया गीतेश। अच्छा लो, तुम्हारी ब्लैक टी तैयार है। दोनों चाय पीने लगे। आज तुमने फिर चाय में शक्कर डबल कर दी। अच्छा। सुगंधा ने चाय को होठों से लगाया। ओह, आज फिर शक्कर डालना भूल गई। अच्छा रुको, शक्कर लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दो, अब मैं भी तुम्हारा साथी हो गया हूँ। मेरा भी शुगर लेवल बढ़ा हुआ आया है। तुम सच बोल रहे हो? सुगंधा के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अब इस उम्र में तो झूठ बोलने से रहा। दोनों ठहाका लगाकर हंसने लगे। इतनी बड़ी भूतहा वीरान सी हवेली में सुगंधा बिल्कुल अकेली रहती थी। पति से तलाक तो शादी के 2 साल बाद ही हो गया था। उसके बाद न तो उसने और न ही सुगंधा ने आपस में बात की। सुगंधा के एक बेटा था, विक्की। वह अब अमेरिका में है। कई बार उसने सुगंधा से भी अमेरिका चलने को कहा, पर सुगंधा ने मना कर दिया। तलाक के बाद सुगंधा के पास शादी के कई प्रस्ताव आए, मगर उसने किसी को स्वीकार नहीं किया। जब से गीतेश ने सुगंधा की खूबसूरती को अपने कैनवास पर उतारा था, तब से वह सुगंधा का ही होकर रह गया था। वह अपने मन में कहता, सुगंधा, काश मैंने तुम्हारी तस्वीर को पहले बनाया होता तो अब तक की जिंदगी हमने तन्हा न गुजारी होती। सुगंधा, मैं तो तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहने लगा हूँ, क्या तुम मुझे प्यार कर पाओगी? गीतेश ने मन में कहा और खुद को संभालते हुए खिड़की से बाहर झांकने लगा। सामने वाली पहाड़ी ऐसी लग रही थी मानो उसने अभी अभी कुहरे के आलिंगन से खुद को आजाद किया हो। पवन छोटे पौधों पर अपना रौब जमा रही थी और बड़े वृक्ष ऐसे इतरा रहे थे जैसे किसी के प्रेम में सुध बुध खो बैठे हों। झमाझम बारिश की बौछार ने हवा के साथ खिड़की में प्रवेश किया और गीतेश को पूरी तरह भिगो डाला। ठंड से उनकी कपकपी छूटने लगी। बीमार पड़ना है क्या? सुगंधा ने उसे भीगते हुए देखकर कहा। गीतेश ने घूम कर देखा, पीछे सुगंधा तौलिया लिए खड़ी थी। सुगंधा के मन में अपने लिए इतना प्यार देखकर गीतेश खुद को रोक नहीं पाया
और एकटक उसे निहारने लगा। उसकी सांसों की खुशबू को महसूस करने लगा और सुगंधा भी उसमें खो गई। मेघों की पैंजनियों का शोर संगीत की तरह सुरों में घुलने लगा था। गीतेश ने अपनी दोनों बाहों सुगंधा के सामने फैला दी, जिसमें सुगंधा स्वतः ही समाती चली गई। सुगंधा का स्पर्श पाकर गीतेश को एकाएक प्रिया की याद आई। उसने झटके से सुगंधा को खुद से अलग किया और वहां से चला गया। सुगंधा उसे देखती रह गई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।